हेलो एंड वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज। आज का टॉपिक है बक्सर का युद्ध। पिछले वीडियो में हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका है कि किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होना शुरू होता है और उसके उसके पश्चात जब कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू होते हैं तो प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की हार होती है। राइट, अंग्रेज किसी तरह से जो लगभग 5,000 से ऊपर की सैनिक होती है बंगाल का, उसको पराजित करता है। किस तरह से गुटबाजी करता है, सारा डिटेल हमने देखा था। और आज हम देखेंगे बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं। राइट, और इसका विस्तार देखेंगे और थोड़ा सा हम देखेंगे प्लासी और बक्सर के बीच में क्या क्या संबंध था। राइट, तो बक्सर के युद्ध की हम बात करें तो 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर को मनाया गया था, जिसमें संयुक्त सेनाएं थी। हम बात करें संयुक्त सेनाएं के रूप में क्या था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम, और ईस्ट इंडिया कंपनी से की तरफ से हेक्टर मुनरो। अब हम कारण की और देखें तो कहीं क्या होता है कि जिस तरह से बक्सर का युद्ध होता है, जिस तरह से प्लासी का युद्ध होता है, उसमें क्या होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और अपना विस्तार करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि जो मीर जाफ़र होता है, जो अवध का नवाब सिराजुद्दौला होता है, मीर कासिम होता है, ये सब सारी चीज़ें इनको पता लगना शुरू हो जाता है और एक अलाइंस के रूप में सामने आता है, जिससे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ते हैं। अब देखो, एक संयुक्त सेना के रूप में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों मिल के इसके साथ काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की देखें तो युद्ध का क्या होता है। युद्ध व्यापारियों कंपनी क्षमता के आधार पर होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रण कौशल का परिचय दिया जाता है। दक्षिण में फ्रेंच के विरुद्ध जो युद्ध होता है उनका भी अनुभव होता है। वांडीवास का जो युद्ध होता है 1760 इसमें, जिसमें फ्रांसीसी को करारी हाथ देते, तो ये सब सारी चीज़ें ऑलरेडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो प्लासी का युद्ध था, उसको उसको देख चुका था। तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज आगे मिलने वाला है इसको, और हम देखते हैं इसका डिटेल से। राइट, तो आइए हम देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था, इसके क्या कारण थे। ये तो कुछ कारण जो सिंपल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल ही है। अगर हम देखें तो जो कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया जाना। भारतीय व्यापारियों के लिए जो मुफ्त व्यापार प्रारंभ था, मीर कासिम द्वारा दिया जाता था भारतीय व्यापारियों के लिए मुक्त। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीते, उसके बाद क्या होता है कि उनको जो बहुत सारे बंगाल में पूर्ण अधिकार मिल जाता है, फ्री में ट्रेड शुरू हो जाते हैं। तो उसको देख के मीर कासिम को लगता है कहीं ना कहीं जो भारतीय भारतीय व्यापार करने वाले हैं उनको ठेस पहुंचेगा, और इनके अगेंस्ट में क्या किया मीर कासिम द्वारा क्या होता है, भारतीय कंपनियों को भी मुक्त व्यापार करना प्रारंभ किया जाता है। उसको भी बिना पैसे का व्यापार करना प्रारंभ किया जाता है। राइट, मीर कासिम द्वारा अपनी सेनाओं को मजबूत किया जाता है। उनको धीरे धीरे पता लग जाता है इस तरह की क्या क्या चीज़ें चल रही है। राजधानी जो होता है, जब मैंने बताया था पिछले वीडियो में प्लासी के युद्ध में कि किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को मीर कासिम द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि मीर कासिम जो पिछली जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें जो हार था, उसका भी कहीं ना कहीं इसके मन में ठेस पहुंचा रहता है, और इसीलिए ये क्या करता है, गठबंधन बनाता है सीधा ये अवध के नवाब से, ठीक है, सिराजुद्दौला से और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। ये तीनों मिल के कहीं ना कहीं क्या होता है, एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में होता है। राइट, इसके परिणाम की अगर हम बात करें तो इसके भी परिणाम देखिए काफ़ी दूरगामी रहे। राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सैनिक परिणाम और सामाजिक परिणाम, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या होता है परिणाम के राजनीतिक परिणाम में देखें तो अवध पर कंपनी का प्रभाव हो जाता है। पहले क्या था कि केवल बंगाल पे कंपनी अपना प्रभुत्व दिखा चुका था, लेकिन क्या होता है कि अब अवध को भी जीत लिया इन्होंने। अवध को भी जीत लेता है, पूरे पूरे प्रांत को जीत लेता है, तो इस पर कंपनी का भी प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। मुगल क्या होता है, यहाँ पे पेंशन, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में निकले थे, इसको पेंशन देके भगा दिया जाता है यहाँ से। राइट, महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का उभरना होता है, और बंगाल में वहीं से क्या होती है, द्वैत शासन का स्थापना शुरू हो जाता है। द्वैत शासन क्या होता है, आगे आने वाले वीडियो में आगे आने वाले लेक्चर में इसको कंप्लीट डिस्कस देखेंगे। द्वैत शासन क्या होता है, दोहरी शासन व्यवस्था एक ही के ऊपर लगाया जाना। उसके बाद हम आर्थिक परिणाम के रूप में देखें तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होता है। राइट,
जो ये होता विशाल क्षेत्र जो होता बेस्ट ऑफ बीबीओ का, उसका विशाल क्षेत्र आधुनिक व्यापार प्रारंभ हो जाता है, हस्तलिपि का होता है खत्म पतन शुरू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि किस तरह से राजनीतिक परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। राइट, सैनिक परिणाम की हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह की वो गुटबंजी करके नहीं जीतता है। वो अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवा देते, पूरे हिंद महासागर कब्जा कर लेता है, जिसमें लाल सागर होर्मुज तट, मालदीव, श्रीलंका, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है एक कंप्लीट कह सकते हैं एक पैकेज के रूप में दिखाई देता है यहाँ पे ब्रिटिश, जिसमें लोहा मनवा देते हैं। पूरे विश्व को पता लग जाता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर किस तरह से अपना दबदबा करने वाला है। सामाजिक कारण की देखें तो गरीबी बेरोजगारी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर इस तरह के देखो पेंशन, वो जो वहाँ के शासक आप उसको पेंशन दे रहे हो, राइट, द्वैत शासन स्थापित कर दिए, तो द्वैत शासन स्थापित करने के कारण क्या है, सारा कुछ आपके हाथ में हो गया, जिससे क्या होगा कि वहाँ के जो हस्तलिपि है, जो एग्रीकल्चर है, उसका नाश होना निश्चित ही है। अब एग्रीकल्चर का विकास नहीं होगा, हस्तलिपि का पतन शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं भूखी गरीबी बेरोजगारी और शोषण का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी का कारण होता है कि 1707 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ती है और हजारों की संख्या में आदमी मरते हैं। राइट, तो इस तरह से इसका हमने कंप्लीट डिस्कशन देखा कैसे इस तरह से होता है। और यहीं पे क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में बक्सर विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तीनों शासकों के साथ। राइट, बक्सर के युद्ध के बाद तीनों शासकों के द्वारा जो जीतने के बाद जो अलायंस होती है, जो चीज होता है वो काफ़ी दूरगामी होता है। इसमें क्या होता है, अवध के साथ जो संधि होती है, इसके साथ क्या होता है, नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के अंतर्गत क्या होता है, 50 लाख का क्षतिपूर्ति जुर्माना डाल दिया जाता है अवध के नवाब के ऊपर। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को जागीर वापस दिला दी जाती है। जरूरत पड़ने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक सहायता प्राप्त करने का सहायता प्रदान करने का भी इसमें कहीं ना कहीं बंधक बनाया जाता है, जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। तो देख रहे हो किस तरह से अपनी पॉलिसी को विस्तार कर रहे हैं, किस तरह से अपनी पॉलिसी को यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि सारा खर्च भी ना लगे, और वो कहते हैं ना कि सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह का काम यहाँ पे किया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अवध के साथ। यहाँ पे बाहरी आक्रमण की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली उसी समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में यहाँ से अफगानिस्तान से भारत के ऊपर अटैक करना चाहते थे, जिसके कारण इसको जो अवध था, जो नवाब था वहाँ के अवध के साथ इसलिए अलायंस बनाया ताकि उनको इंटरनल और एक्सटर्नल भी सहायता मिल सके। अवध को एक बफर स्टेट के रूप में उपयोग किया ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंप्लीट सैन्य शक्ति के रूप में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया, इन्होंने कंपनी का संरक्षण मिला। राइट, इलाहाबाद कारा नवाब द्वारा दिए गए मुगल को शासक, जो इलाहाबाद द्वारा कारा था नवाब द्वारा दिए हुए थे, मुगल को वापस दे दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बीबीओ की दीवानी वेस्ट बंगाल की जो है वो दीवानी दे दी गई। बंगाल को लगभग 26 लाख का भुगतान दिया गया। ठीक है, बादशाह को इसके जो है बादशाह को 26 लाख रुपए कंपनी द्वारा दिया जाने लगा। राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी का अधिकार बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो पूर्ण नियंत्रण होने के बाद समझ रहे हो किस तरह की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होना शुरू होगा। वहाँ पे अपने हिसाब से अंग्रेज यहाँ पे प्रभुत्व करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं भारत में क्या होता है कि कंप्लीट शासन अंग्रेज का शुरू हो जाता है यहाँ से। राइट, तो हमने ये कंप्लीट डिस्कशन देखा। अब हम देखते हैं पलासी और बक्सर के युद्ध का महत्व क्या होता है। पलासी के महत्व की अगर देखें तो बंगाल के इतिहास में विशेष प्रभाव है। बंगाल की नवाब की स्थिति में कमजोर होना। राइट, इससे क्या होता है कि व्यावहारिक रूप से कंपनी प्रभुत्व पर निर्भर होना और नवाब अधिकारी की नियुक्ति में हस्तक्षेप से जारू, जिस तरह से अपने मनमर्जी से हस्तक्षेप जारी कर दे पलासी के युद्ध में। आंतरिक कलह का अस्पष्ट होना, आंतरिक शक्ति का कमजोर होना, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से इसका शोषण शुरू हो जाता है। वित्तीय उपलब्धि और फ्रांसीसी डचों को बंगाल से बाहर करना, ये भी पलासी का एक बहुत विशेष महत्व के रूप में देखा जाता है। पहले क्या था कि वित्तीय उपलब्धि तो कम थी, साथ में फ्रांसीसी और डच भी बंगाल में काम करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान तो नहीं कह सकते कि उसको दिक्कत तो होती थी, लेकिन पलासी युद्ध के बाद एक कंप्लीट शासन आना शुरू हो गया और फ्रांसीसी और डच को भी बाहर निकाल खदेड़ा। आगे हम देखते बक्सर का महत्व देखेंगे। बक्सर का महत्व क्या था। बक्सर का महत्व देखें तो बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण प्रारंभ हो जाती है यहाँ से। राइट,
तीनों शासकों को हरा देता है, अवध 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 पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो कह सकते हैं कि कंप्लीट पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू हो जाता है। बंगाल के भाग्य का जो सूर्यास्त कह सकते हैं वो होना प्रारंभ हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय शुरू हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघ का गठन होता है, परंतु असफल होते हैं। हमने देखा कि किस तरह से तीनों अलायंस बंगाल अवध और जो मीर कासिम होता है किस तरह से एक अलायंस के रूप में काम करते हैं, बट फिर भी जो EIC होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, उसकी जीत होती है और इससे कहीं ना कहीं इसके मनोबल में भी कमी होती है। शासन का स्थापना मार्ग जो होता है वो पूरा रास्ता खोल देता है इसका, राइट। तो ये हमने बक्सर का युद्ध देखा कंप्लीट। इसी में हम देख लेते हैं बंगाल पर द्वैत शासन जो शुरू होता है 1765 से 1762 के बीच किस तरह से आना शुरू होता है, राइट। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 के बीच देखते हैं हम, राइट। इसके कारण परिणाम देखेंगे, राइट। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया था बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में द्वैत शासन में देखो हमने पीछे देखा था कि किस तरह से अपना शासन बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ के राजा को चेंज करना शुरू कर देते हैं, मनमर्जी से काम करते हैं। तो उस पर क्या करते हैं, दीवानी और निजामत जो पुलिस अधिकारी होते हैं, जो कार्य होता है, जो प्रशासन व्यवस्था होता है, वो राजस्व वसूली दोनों अपने हाथ में ले लेते हैं। तो राजस्व वसूली की बात करें तो जो दीवानी होता है जिसको राजस्व वसूली करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है, मुगलों द्वारा किया जाता है, स्थानीय द्वारा भू राजस्व वसूली किया जाता है, ठीक है, अधिकारी द्वारा। इसमें जो होता है मोहम्मद रजा खां बंगाल में, सिताब रहे बिहार में और गुलाब रहे प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद पटना में होती है। तो इस तरह से देखो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना शुरू कर देता है। एक ही आदमी के ऊपर, एक ही राज्य के ऊपर दो शासन प्रारंभ हो जाता है, दो अलग अलग लोगों द्वारा। निजामत की बात करें, पुलिस एवं न्यायिक कार्य की बात करें तो यहाँ पे बंगाल के नवाब के पास होता है ये प्रशासनिक दायित्व, तो बंगाल के नवाब के पास होता है। बट राजस्व कंपनी जो होता है, राजस्व वसूली होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हो किस तरह से इन्होंने एक कंप्लीट पकड़ बनाना शुरू कर देता है एक प्रांत के ऊपर, राइट। आगे हम देखते हैं द्वैत शासन अपनाने का कारण क्या होता है। एक तो जन विरोध का खतरा काफ़ी था। अगर द्वैत शासन नहीं अपनाता, सारी प्रभुत्व अपने हाथ में ले लेता, तो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश आ सकता था, जिसके कारण आक्रोश आने का कारण था। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इसका भी विरोध कर सकते थे, जिसके कारण क्या होता था, इसकी भी युद्ध होने की संभावना थी। स्थानीय शक्ति द्वारा विरोध किया जाना, राइट। विशाल क्षेत्र, बंगाल एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र था और वहाँ पे अंग्रेज के पास इतने दक्ष अधिकारी थे नहीं उस समय, तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो बंगाल था उस पर द्वैत शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का भी डर था कि अगर द्वैत शासन एकदम से ले ले, अपना सारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना प्रभुत्व सारा स्थापना शुरू कर दे, तो ब्रिटिश कंपनी भी कहीं, जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप डालना शुरू कर देगा। तो ये द्वैत शासन का कारण है, सीधे प्रशासन की अनुमति नहीं थी, राइट। तो ये देख रहे हो किस तरह से प्लानिंग के तहत कहा जा सकता है कि इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया भारत के ऊपर, जो कि एक कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन करता है हमारे भारत का आने वाले समय में, राइट। हम देखते हैं परिणाम क्या था द्वैत शासन का। इसमें इलाहाबाद की संधि के पश्चात क्या हुआ, द्वैत शासन। इलाहाबाद की संधि के पश्चात द्वैत शासन, रिजल्ट क्या हुआ, काफ़ी डेंजर हुआ इसका कह सकते हैं। राजनीतिक प्रशासनिक परिणाम में अगर हम देखें तो अराजकता काफ़ी बढ़ गई। बंगाल के शासक के हाथ में प्रशासन था और राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ जाता है। आर्थिक परिणाम की बात करते हो, कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। अब देखो डबल टैक्स लगाओगे, डबल चीज़ें करोगे, कोई पैसे नहीं खर्च करोगे, तो अपने हिसाब से सारा कुछ उगाओगे, उनको राजस्व भी नहीं मिलेगा, तो आर्थिक जो कृषि उत्पादकता है जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं वो कम होगा कहीं ना कहीं। दस्ता का दुरुपयोग और कंपनी का राजस्व काफ़ी बढ़ जाता है। ददनी व्यवस्था का दुरुपयोग हो जाता है। ददनी व्यवस्था क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सपोज दैट पहले क्या होता था कि ददनी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को अग्रिम उसे कंसल्टेशन हो जाती थी कि आप इतना ये चीज़ उगाओ, इसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा आप रख के मुझे वापस कर देना। तो इस तरह की चीज़ें होती थी ददनी व्यवस्था में। मतलब एक पहले से पता होता था एग्रीकल्चर हमको इतना उगाना है, कस्टमर हमारे तैयार है। उसको भी क्या किया, इसका बहुत दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपनी मनमर्जी से पैसे देने लगे उसको, और नहीं भी देने लगे, फ्री में उगाने लगे। तो ये सब चीज़ें आर्थिक परिणाम इस तरह से काफ़ी नुकसान देखा जा सकता था। जो हस्तलिपि और दस्तकारी उद्योग था उसका भी पतन शुरू हो गया। अब अपने हिसाब से जब ब्रिटिश इंडिया इस तरह से अपने
उपयोग करना शुरू कर देंगे तो पतन तो होना ही है। ब्रिटेन की तरफ धन की निकासी जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, गरीबी, बेरोजगारी और भीषण अकाल का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डर होता है। सामाजिक संस्कृति कारण की देखें तो स्थानीय निवासियों का शोषण होने का कारण बंगाल समाज का नैतिक पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, कृषि को जनताओं से शिक्षों में काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। अब देखो क्या होता है कि नैतिक पतन क्या होता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। उसको पता है कि हमें एग्रीकल्चर करने, हमको पैसे कम मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो करना ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण था उसका भी मोरल डाउन होने के कारण वहाँ के जो हस्तलिपि होता है, जो कृषक होता है, उसमें काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। राइट, इसका केवल प्रभाव भारत के ऊपर ही नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर भी पड़ा। इसमें क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों का नियंत्रण कम होना शुरू हो गया क्योंकि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गए, निजी व्यापार बढ़ गया, कंपनी को घाटा हुआ, पर्सनल फायदे हुए, दिवालिया की स्थिति में आ गई कंपनी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ना केवल कंपनी के ऊपर बल्कि भारत के ऊपर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। द्वैत शासन का अंत आने वाले समय में क्लाइव द्वारा किया जाता है, जो क्लाइव द्वारा स्थापित 1765 में किया जाता है। वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्ति की जाती है 1772 में। राइट, शासन का पूर्ण दायित्व कंपनी के हाथ में आ जाता है। मुर्शिदाबाद पटना में राजस्व बोर्ड जो होता है उसको समाप्त करके कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की जाती है। राइट, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन हटने के बाद जो मुर्शिदाबाद पटना में राजस्व बोर्ड का था, उसको कहाँ लाया गया, तो कलकत्ता लाया गया। बंगाल के नवाब को शासनकार से पूर्ण मुक्ति देगी और 16 लाख का वार्षिक पेंशन देकर उसको बाहर भेज दिया गया। उसी बीच ये सब सारी चीज़ देखने के बाद क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, जिसको हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। और वहीं पे क्या होता है, बंगाल का गवर्नर चेंज हो जाता है गवर्नर जनरल के रूप में और कंपनी का विस्तार शुरू हो जाता है। राइट, तो ये एक कंप्लीट डिटेल हमने देखने का प्रयास किया। आगे आने वाले समय में देखेंगे, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि मैसूर का विजय होता है किस तरह से होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड को भी इस चैनल पे लाके उनको बोले कि बेल आइकन हिट करें। धन्यवाद।